Hello students, you are welcome to Avinash channel. I am RA sir. मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अल्फ़ाबेट से हम वर्ड का निर्माण करते हैं और वर्ड से जब कई वर्ड एक ग्रुप में आ जाते हैं और वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो वही सेंटेंस आज हम पढ़ाने चल रहा हूँ। सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने भाग होते हैं तो ये आज ही बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, लेट्स बिगिन। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम कोई चीज जिसके बारे में बोलते हैं वो सब्जेक्ट होता है और जो बात बोली गई हो वो प्रेडिकेट होता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस में जो बात कही जाती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं और जिसके बारे में कही जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है डूअर और लिविंग और दूसरा नॉन डूअर और नॉन लिविंग। तो डूअर क्या है? डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना, यानी इसमें अगर हम ER जोड़ दें तो इसका मतलब होता है करने वाला, यानी बन जाता है एडजेक्टिव। तो ऐसा सब्जेक्ट जो काम करने वाला हो और दूसरा नॉन डूअर, ऐसा सब्जेक्ट जो ना काम करने वाला ना हो। तो काम करने वाला सब्जेक्ट अगर होगा तो वह किसी ना किसी टेंस में होगा। अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आया हुआ है, वो डूअर है, तो वह किसी ना किसी टेंस में बनेगा और उसे हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर और नॉन लिविंग है, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो खुद ना काम करता हो, किसी अन्य के माध्यम से उसके द्वारा काम कराया जाता हो, तो उसे हम नॉन डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। और नॉन डूअर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा और यह पैसिव वॉइस का सेंस देगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, यानी वह सब्जेक्ट जो डूअर हो। डूअर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब हमारा B1, B2, B3, B4 या B5 हो सकता है। ये B1, B2, B3, B4, B5 क्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, B2 वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और B3 वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म कहते हैं और यह फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। और B4 कंटिन्यूअस फॉर्म है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म, और यह जो है काम जारी रहने को दर्शाता है। और B5 क्या है? B5 ये भी वर्ब का पांचवा फॉर्म है जिसमें यस या यस लगा करके बनाया जाता है। तो इस तरह से देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है, जैसे दे रन, वह दौड़ते हैं, तो यहाँ पर रन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, तो ये वेंट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया हूँ, तो ये फिनिश्ड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो ये गोइंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इन सब के साथ में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो डूअर है, लिविंग है। जैसे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो रन्स क्या है? B5 है, यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है, लिविंग है, तो उसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो B1, B2, B3, B4 या B5 इनमें से कोई भी आ सकता है और वह टेंस में होगा, जिसे हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नॉन डूअर और नॉन लिविंग का। तो वह सब्जेक्ट जो नॉन डूअर है, अर्थात जो काम ना करता हो, किसी माध्यम से काम कराया जाता हो, अगर वो सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में B3 या B4 आया हुआ है तो निश्चित रूप से इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा।
अगर जैसे देखें प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज एम आर आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इस तरह से। यानी V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, जबकि V1 V2 V3 सॉरी V1 V2 V5 ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकते हैं। देखते हैं नॉन डूअर। तो जैसे सब्जियां पिकती हैं तो ये पैसिव वॉइस का सेंस होगा, क्योंकि सब्जियां जो है हमारा नॉन डूअर और नॉन लिविंग है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। द वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सोल्ड अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने कहा है अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो इसका मतलब है इंग्लिश इज टॉट हियर, तो टॉट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तीसरा एग्जाम्पल, मकान बनाए जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, यानी मकान जो है नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा, यानी V3 यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड आया हुआ है, जैसे द बिल्डिंग आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मकान बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, पहला लिविंग और डूअर और लिविंग, दूसरा नॉन डूअर और नॉन लिविंग। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा मेन पर्पज है आपको बताना, ये तो आपको हमने बताया थोड़ा डिटेल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात कही है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने देख लिया कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, कोई सेंटेंस हमने लिखा, अभी हमने लिखा ही रन्स, ही रन्स, तो ही रन्स का मतलब वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब देखिए, दौड़ने वाला जो काम हो रहा है वो किसके लिए कहा गया है, हमने परिभाषा बताया है सब्जेक्ट का कि अगर किसी सेंटेंस में कोई बात बोली जा रही हो जिसके बारे में, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो दौड़ने वाली बात वह के बारे में बोली जा रही है, इसलिए यह सब्जेक्ट है, और जो बात बोली जा रही हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो बोली जाने वाली बात क्या है, रन्स, रन्स हमारा प्रेडिकेट है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को लिखते समय या बोलते समय सारे सब्जेक्ट को एक ही सारे वर्ड को एक ही साथ रखकर हम सब्जेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पे द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, तो किसके बारे में खेलने वाली बात कही गई है, द बॉय के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और क्या बात बोली गई है, खेलना, तो ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दो वर्ड आ गए हैं, सब्जेक्ट दो वर्ड का हो गया है। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट के पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। तो सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक का नाम है सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक का क्वालिफायर और दूसरे का हेडवर्ड। क्वालिफायर, F-I-E-R, QUALIFIER, और दूसरा होता है हेडवर्ड, हेडवर्ड को हम मेन वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड, चाहे हेडवर्ड बोले या मेन वर्ड बोले, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं। पहला है डिटर्मिनर, DETERMINER, और दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरे पार्ट का नाम है एडजेक्टिवल फ्रेज,
एडजेक्टिवल फ्रेज। पहले का नाम है डिटर्मिनर, दूसरे का नाम है एडजेक्टिव और तीसरे का नाम है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरह से एडजेक्टिव, ये हेडवर्ड जो होगा ये नाउन होगा। हेडवर्ड किसी सेंटेंस में जो हमारा हेडवर्ड आ रहा है वो नाउन होगा। तो अगर हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, यदि सारे सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं तो उसका एक क्रम होता है। क्रम यह है कि देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्रम स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रम होगा। सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद हमारा हेडवर्ड आएगा, यानी हेडवर्ड। हेडवर्ड में क्या होगा, नाउन होगा। हेडवर्ड के बाद आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, THRAS, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। उसके बाद आएगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सबसे पहले डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर आके प्रेडिकेट आएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट पार्ट आ जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होगा जैसे द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, और यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज लगा देते हैं, इन द रूम। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वेरी वाइज। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वेरी वाइज, यानी कमरे में जो औरत बैठी हुई है, बूढ़ी औरत, वो क्या है, बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ देखते हैं ये जो द आया हुआ है, यानी सब देखिए एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, जो हमारा सब्जेक्ट में नाउन आया हुआ है हेडवर्ड, उसकी विशेषता बताने के लिए। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या काम करने के लिए सेंटेंस में आएगा, उस नाउन की स्थिति को बताने के लिए, कि यानी हमारा जो है नाउन क्या काम कर रहा है, कहाँ पर है, उसकी स्थिति को बताने के लिए। और जो डिटर्मिनर होगा वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो स्ट्रक्चर जिस क्रम में है उसी क्रम में देखिए, सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनर, ये है डिटर्मिनर, और दूसरा ये है ओल्ड, क्या है, एडजेक्टिव है, लेडी क्या है, नाउन है, और इसी को हम हेड वर्ड कहते हैं। और नाउन के बाद जो नाउन की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया गया है वही एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, और नाउन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। फिर उसके बाद जो भी यहाँ से यहाँ तक भाग है वो प्रेडिकेट है, यानी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद वाला भाग प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी। तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट पार्ट हमने देखा, अब देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट, पहला इसका पार्ट होता है वर्ब, दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और तीसरे को कहते हैं कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। पहला पार्ट है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कंप्लीमेंट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का भी पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी अगर किसी चीज पर प्रभाव पड़ रहा हो, शायद उसको बाद में बताएंगे, अभी डिटेल में।
इसके देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट तीन टाइप के होते हैं। कंप्लीमेंट तीन टाइप के होते हैं। पहला है नाउन कंप्लीमेंट। नाउन कंप्लीमेंट। दूसरा है एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और चौथा है एडवर्ब। एडवर्ब कंप्लीमेंट। चौथा है एडवर्ब कंप्लीमेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, प्रेडिकेट का एग्जाम्पल। यानी एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। सब्जेक्ट पार्ट क्या है? ही। प्रेडिकेट गेव मी अ बुक, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट पार्ट गेव मी अ बुक है। तो यहां पर हम प्रेडिकेट पार्ट में पहला गेव क्या है? वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब का। और मी क्या है? इनडायरेक्ट। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगला एग्जाम्पल है कंप्लीमेंट वाले। कंप्लीमेंट का एग्जाम्पल इसका नाउन कंप्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें आने वाला जो कंप्लीमेंट होगा वो नाउन होगा। तो देखते हैं, ही इज अ बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो ये है नाउन कंप्लीमेंट। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड, और ये अदर वर्ड के अंतर्गत हमारे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हैं। तो यही है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है और ये क्या है? कंप्लीमेंट है, यानी नाउन कंप्लीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीमेंट का एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट, HONEST। तो ही इज एन ऑनेस्ट, ये हमारा एडजेक्टिव है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। तीसरा एग्जाम्पल, अब एडवर्ब लगाकर देखते हैं। एक सेंटेंस ऐसा बनाते हैं जैसे कहा जाए, ही इज हियर। तो हियर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान बता रहा है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब है तो एडवर्ब कंप्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखा, और इसमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया होगा कि कब ये ऑब्जेक्ट हो जा रहा है और कब कंप्लीमेंट, यानी जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है तो पूरा करने वाला कब ऑब्जेक्ट बन रहा है और कब कंप्लीमेंट। इस चीज को हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों के बारे में। जैसे कहा जाए, रमेश ईट्स ए मैंगो। रमेश ईट्स अ मैंगो, रमेश आम खाता है। अब देखो, रमेश सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये मैंगो क्या है? ये नाउन है। तो ये नाउन अब देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है, यानी मैंगो ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। जैसे मान लो सब्जेक्ट, जिस शब्द पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो, जैसे रमेश है। रमेश एक लड़का है,
एक आम लिया और उसने उठा के खाना चालू किया, थोड़ी देर में क्या होगा, आम खत्म हो जाएगा। यानी रमेश का इस आम पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी प्रभाव पड़ता है, यानी सब्जेक्ट ने वर्ब के माध्यम से जो काम किया और सब्जेक्ट का उस पर प्रभाव पड़ा तो वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा लिखते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। इसका मतलब ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि दिल्ली ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। परिभाषा है ऑब्जेक्ट की कि अगर कर्ता का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। अगर कर्ता का, सेंटेंस में कर्ता का यानी सब्जेक्ट का जिस शब्द पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ही वेंट टू दिल्ली यानी वह दिल्ली गया। तो ही का दिल्ली जाने पर कोई प्रभाव यहाँ पड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में गया तो इसके जाने से दिल्ली हिली नहीं, दिल्ली जैसी थी वैसी ही रह गई। तो इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का जब प्रभाव ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को हम पहचानेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही लाफ्स। ही लाफ्स एट यू। ही लाफ्स एट यू, उसने तुम पर हंसा। उसने तुम पर हंसा। तो यहां पर देखते हैं यू क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब ही का हंसना यानी ही ने इस तुम पर हंसा, तो तुम पर हंसने पर क्या तुम अपने आकार से बदल गया? नहीं बदला, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कुछ ना कुछ घुटन हुआ। मान लो ही ने कोई इसके साथ में ऐसा शब्द बोल दिया जो ही ने ऐसा बोला यू को जो यू को बुरा लगा, तो अंदर ही अंदर यू घुटने लगा। यू क्या का घुटना जो है, अंदर अंदर घुटना, उसका इनडायरेक्ट प्रभाव है, तो प्रभाव तो पड़ा ना। इसलिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समाप्त किया और उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अविनाश जी चैनल लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।